Hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Dhani Al Kamal. I'm the Secretary SDGs, and along with this, I'm the co-founder of READ, Resilience and Adaptation. Burak Association का आप लोगों को सबको पता है कि the Burak Association is a youth-led initiative and an organization. We are registered with the SCCP and we are working right now in the 8 domains, जिसके अंदर हमारे पास जो domains हैं that are women empowerment, youth empowerment, political literacy, digital leadership. Along with this, we are working for the children protection rights and the animal rights. और साथ ही साथ हम लोग हमारी SDGs के डोमेन और इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. राइट नाउ आज जो इस कोर्स का मकसद है डेट इज टू ट्रेन द यूथ फॉर द COP30. आप लोगों को पता है कि COP29 हैज जस्ट पास्ट एंड सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन ही हुए हैं COP29 को गुजरे हुए. और अब COP29 के अंदर चूंकि हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन यस वी हैव अ लॉट ऑफ कॉप्स अहेड, और इसके अंदर वी विल बी ट्रेनिंग यू किस तरीके से यूथ COP30, COP31, COP32 के अंदर जा सकती हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस सिर्फ और सिर्फ कॉप क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर नहीं होती, बल्कि कॉप दरअसल 3 डोमेन्स के अंदर होती हैं. देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ द कॉप्स. जो फर्स्ट डोमेन है डेट इज ऑन बायोडाइवर्सिटी लॉस, है उसको मैं इस तरीके से नाम दूं ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो जो सेकंड कॉप होती है डेट इज ऑन क्लाइमेट चेंज, और जो थर्ड कॉप होती है डेट इज ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. दरअसल जो बायोडाइवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन के ऊपर कॉप्स होती हैं ये हर 2 साल के बाद एक आती है, और 2024 वो वाला ईयर था जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉप्स देखने को मिली हैं. 2 कॉप्स हो चुकी हैं और एक कॉप अभी 2 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक सऊदी अरेबिया में रियाद के अंदर होगी. जो 2 कॉप्स हुई हैं दैट वर ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज. जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर थी डेट वाज इन कोलंबिया काली के अंदर, और जो आपकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी that was happened in Azerbaijan, Baku, और 22 November, technically 23rd November in the morning आपकी जो COP 29 थी that officially closed off जो उनकी लास्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं. और जो COP 16 अभी होने वाली है थर्ड COP, जो थीम है हमारे पास डेजर्टिफिकेशन, that will be happening in Saudi Arabia, और इसके अंदर भी more than 120 countries are about to participate. और apart from the head of states there will be different youth led organization. हमारे साथ NGOs भी होंगी, कुछ indigenous groups भी होंगे, और there will be a lot of people from the business and private sector as well. और ये वाली जो COP होगी that will be making its pathway for the next COP17 जो कि अगले 2 साल के बाद जाकर होगी. तो हमारा जो मकसद है that is to train you for the future COPs, be it in the domain of climate change, in the domain of biodiversity loss, or be it in the domain of to combat desertification. Right now हम लोग COP30 के ऊपर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जो next year है 2025 there will be only just one COP happening in the climate change domain, और that will be happening in Brazil, और उसकी जो tentatively dates and that have also been issued November 10 से लेके November 21. और हर COP से पहले climate change के डोमेन के अंदर there is one COI, और ये ऐसी आप कह रहे कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूथ इन्वॉल्व होती है, कि जो डेलीगेट्स आएंगे they will be to the youth, by the youth and for the youth. Those delegates will be participating from each region of the world. और जो इस साल COP19 हुई थी that also happened in Azerbaijan 7 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक, और उनके अंदर more than 90 countries के delegates ने participate किया था. और जो delegates की तादाद जाती है that was about 315 to 320 delegates participated in this year's COI. और जो COI का मकसद होता है वो यही होता है कि ग्लोबल यूथ जो है हमारी फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, उनकी वॉइसेस को आप कह लें कि जो COP की प्रेसिडेंसीज होती हैं, मतलब कि जो कंट्री होस्ट कर रहा होता है, हर कंट्री उस ईयर के अंदर अपनी एक प्रेसिडेंसी बनाता है, अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को आप कह लें नॉमिनेट करता है टुवर्ड्स द UN सब्सिडियरी बॉडी, और फिर वो जो UN बॉडी होती है वो उस नॉमिनेटेड पर्सन को प्रेसिडेंसी का दर्जा देती है कि यस दैट प्रेसिडेंट जो होंगे
he or she will be responsible for all the official proceedings of this year's COP in his or her country. तो जो इस साल के COP 29 की प्रेसिडेंसी थी, that was if I'm not wrong, मुख्तार बाबायेव, और that also happened. और जो इस साल की COP 29 थी, थोड़ा सा उसको पॉजिटिव आउटलुक भी फेस किया गया था और थोड़ा सा उसको बैकलैश भी फेस किया गया था. बैकलैश इस सेंस के अंदर कि हमारे पास जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग थी, उसके अंदर कम आप कह लें फंडिंग अरेंज की गई थी, या एक तरीके से जो फाइनेंसिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम थी. और पॉजिटिव आउटलुक इस तरीके से था कि जो कैंपेन कर रहे थे फॉर COP 29, उस कैंपेन के अंदर देयर वर अ लॉट ऑफ यूथ लेड वॉइसेस, और यूथ की जो वॉइसेस थी उन वॉइसेस को सुना गया था इस दफा. तो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द COP 29. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. और हमारा जो मकसद है of this international climate advocacy course, that is to train you guys for the next upcoming COI or COP that will be happening in Brazil. Just 2 minutes, azan ho jaye, and then we'll be restarting and officially kickstarting this course. So हमारे पास अजान हो चुकी है, and then now let's officially kickstart this course. प्रॉपरली ICASC के अंदर इंटरनेशनल क्लाइमेट एडवोकेसी कोर्स के अंदर हमारे पास 6 सेशंस होंगे और 6 मॉड्यूल्स होंगे. एंड वील बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि इस कोर्स के अंदर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले. वी हैव इनवाइटेड सम ऑफ द आप कहने डेलीगेट्स जो कि COP 29 के अंदर प्रेजेंट थे, सो दैट दे कैन ऑल्सो गाइड यू वेल कि किस तरीके से आप लोग COPs का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरीके से क्लाइमेट की ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं.
और किस तरीके से जो नेगोशिएशंस होती हैं वो यकीनी बनाई जाती हैं एट सच अ हाई लेवल plenary session and platform. So these 6 sessions will be the UNFCCC and its range, climate dynamics across world region, the COPs, thematic areas, youth leadership and meaningful engagement, getting to and preparing the for the COPs. और एक चीज को मैं आपको और ज्यादा बताता चलूं कि अगर आप लोग ये सारे सेशंस अटेंड करेंगे लाइवली तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस और इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आप लोग आराम से वन ऑन वन हमारे जितने भी आपके स्पीकर्स होंगे उनसे क्वेश्चन Q&A कर सकेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट 80% से ज़्यादा अगर आपकी अटेंडेंस होगी तो यस it will really help you for the certification as well. So जो आज का सेशन होगा that will be covering the UNFCCC and its range. And जो UNFCCC का लोगो है that is right below the title. लेकिन एक सवाल आता है कि UNFCCC किस तरीके से बनाई गई थी और इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को समझने के लिए वी हैव टू गो बैक और हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसमें क्या काम है या इस और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का क्या रोल है। सो लेट अस ऑफिशियली स्टार्ट और हम लोग इसको फिर देखते हैं। सो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है बेसिकली उसका जो काम है वो ये है कि जो यूएन चार्टर का स्कोप है उसके अंदर जितने भी मैटर्स आते हैं या आपके लिए जितने भी इश्यूज आते हैं उनको डिस्कस करना और रिकमेंडेशन सॉल्यूशंस देना मेंबर स्टेट्स को। एंड अगर मेंबर स्टेट्स को नहीं मिल सकती सॉल्यूशंस तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल को सारे सारे सॉल्यूशन से रिकमेंडेशन देना। और यूएन की जो ये वाली बॉडी है दैट सर्व्स टू बी द प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन कि जो भी पॉलिसीज बनेगी मेजॉरिटी हाई लेवल की वो सारी की सारी यूएन जनरल असेंबली के अंदर बनती है। और ये आईईजे के अंदर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के अंदर एक मेजरली पार्ट अपना अदा करता है। उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की तो वो यूएनजीए ही जिम्मेदार है। अगर यूएनजीए की बात करें तो यूएनजीए ने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक प्राइम इशू बनाया हुआ है और उसको जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया है एंड दे हैव कैटेगराइज्ड दोज इश्यूज एज प्रॉब्लम्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। और इस वजह से ये चीज अलाउ करती है कि जितने भी इश्यूज होंगे वो यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के अंदर फॉल करना लाजिम मंजूम होगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि वी हैव अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली किस तरीके से इन्वायरमेंट को इस डोमेन में लेकर आई है एंड हाउ दे हैव डेवलप्ड द इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। लेकिन हम लोगों ने एक और चीज का नाम सुना था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम या इन शॉर्ट मैं ये कहूँ कि यूनाइटेड नेशंस ईपी यूएनईपी। तो यूएनईपी का क्या काम करती है, यूएनईपी है क्या, यूएनईपी का क्या रोल है, दैट ऑल्सो इज अ प्राइम कंसर्न। और फिर एक सवाल आता है एट द मिडल ऑफ द फर्स्ट सेशन जो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि और उस सवाल के बाद फिर वी विल बी स्टार्टिंग और ऑफिशियली व्हाट इज द यूएनएफसीसीसी। सो यूएनएफसीसीसी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यूएन जनरल असेंबली क्या काम करती है और अब हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम क्या काम करता है। सो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और इस चीज को जो यूएनईपी है इसको सब्सिडियरी बॉडी कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। मतलब कि इसका जो काम होगा वो रिपोर्टिंग होगी थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इनका जो काम है वो ये है कि रिकमेंडेशंस को बनाना जो स्टॉकहोम के पार्टिसिपेंट्स थे उन रिकमेंडेशंस को बनाना और उन रिकमेंडेशंस को यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के अंदर एनवायरमेंटल पिलर के तौर पे कंसीडर करना। ये वाहिद ऐसी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जो कि एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल मैटर्स को डेडिकेट कर रही है, उनको आइडेंटिफाई कर रही है
उनके लिए काम कर रही है और अपना एक कैटेलिटिक रोल अदा कर रही है। कैटेलिटिक रोल इन टर्म्स ऑफ मल्टी इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं एमईएस, या कैटेलिटिक एक और साइड में इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट लॉ रूल्स। सॉफ्ट लॉ रूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके पास आपकी कंट्री को ये पावर दी जाती है कि जो एक लॉ के अंदर ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना होता है, ये आपके लिए लाजिम और मलजूम है, वहाँ पर आपकी कंट्री को ये इख्तियार दिया जाता है कि चले ठीक है, अगर ये वाला गोल है, फर्ज करें कि आपकी कंट्री को उस लॉ के अंदर या उस रूल के तहत ये ऑर्डर किया गया है कि यस, आपको आपका जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना। तो सॉफ्ट रूल के तहत या सॉफ्ट लॉ के तहत उस कंट्री को ये राइट दे दिया जाएगा कि वो अपनी या आपके लिए गवर्नमेंट के तहत, अपनी पार्लियामेंट के तहत वो इसके अंदर थोड़ा सा आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी ला सकती है। और वो कंट्री फिर ये क्या करेगा कि अपनी गवर्नमेंट के थ्रू वो ये कह सकता है कि लेट्स सपोज कि वी आर नॉट मेकिंग दैट मच एमिशंस, हम लोग इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग हमारा जो राउंड फिगर है ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्लिगेटरी कहा गया है, हम लोग इसके थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कर देते हैं और हम लोग हमारा जो टेम्परेचर है we can exceed up to 2.5 degrees centigrade, or let's suppose 2 degrees centigrade. So this is some sort of flexibility towards that country, towards that country's government, or towards that country parliament. और इस वजह से इस चीज को जो नाम दिया जाता है that is soft law. And I hope आपका concept आपको समझ आ चुका हो. So apart from this, if we move forward, तो जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो इसलिए हुई थी कि ये मेजर और एमर्जिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसी के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करे, उनको आइडेंटिफाई करे, उनको कैटेगराइज करे, उनके लिए सॉल्यूशंस बनाए, उनके लिए रिकमेंडेशंस दे। और इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ मेजर इन्वायरमेंटल पॉलिसी इश्यूज, तो हमारे पास बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल वेस्ट के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर के रिगार्डिंग, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर भी हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल को या न्यूक्लियर वेस्ट को एज अ मेजर प्राइम फैक्टर ट्रीट किया जाता है टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल इशू। So these are some of the majorly issues जिनके लिए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम काम कर रही है और इस चीज को स्टैब्लिश किया गया था। एंड अगर हम लोग इसको मजीद देखें तो यूनाइटेड नेशंस की जो यूएनईपी की जो गवर्निंग बॉडी है, उस वक्त वो 58 गवर्निंग काउंसिल के तहत कंपोज की गई थी। कि यूनाइटेड नेशंस यूएनईपी जब बनी थी 1972 के अंदर, उस वक्त 58 मेंबर ऑफ कंट्रीज या एक तरीके से 58 पार्टीज, 58 डिफरेंट स्टेट्स ने इस चीज को साइन किया गया था और वो इस चीज के पार्ट बने थे ऑफिशियली इन 1972। और उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया गया था कि जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस हम लोग बनाएंगे, दैट विल बी मेजरली कवरिंग द ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज। ग्लोबल के अंदर आपके पास आ सकता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। रीजनल के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आ सकता है, लेट्स सपोज फॉर नाउ, अगर यूएनईपी काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ एशियन रीजन, तो इट कैन कम एज स्मोक एज अ ट्रांसबाउंड्री इशू, और स्मोक को हम लोग रीजनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के इशू के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो एक सवाल आता है कि किस तरीके से जो 2012 की यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी, उसने यूनाइटेड नेशंस ईपी को चेंज किया था। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी 2012 के अंदर, दैट कंप्लीटली चेंज एंड दैट कंप्लीटली शिफ्टेड यूएनईपी's साइट। सो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट हैपेंड इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील के अंदर 2012 के अंदर। और इसके अंदर 20 प्लस मेंबर स्टेट्स ने हिस्सा लिया था। सो उन्होंने बेसिकली डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग यूएन की इस बॉडी को, इस स्पेशलाइज्ड एजेंसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और मजीद हम लोग किस तरीके से जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, उसका जो मॉड्यूल है, उसका जो मॉडल है, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और स्ट्रेंथन हम लोग जो यूएनईपी को करेंगे, तो हम लोग उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी मेंबरशिप को यकीनी बनाया जाए,
और उसको यूनिवर्सल करार दे दिया जाए कि सारे के सारे कंट्रीज यूएनईपी का पार्ट बने स्टार्टिंग फ्रॉम 2013। और जब सारे के सारे कंट्रीज इस यूएनईपी का पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो तब हम लोग यूएनईपी का स्टेटस चेंज कर लेंगे और हम लोग यूएनईपी से इसको नाम दे देंगे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल असेंबली, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए। सो इफ यू मूव फॉरवर्ड, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि यूएनईपी का रोल था क्या हकीकत। सो अगर मैं वैसे कहूँ तो स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है डेट इज नॉट एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से मुराद ये है कि इसके पास इट इज नॉट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका काम जस्ट पॉलिसीज एंड रिकमेंडेशंस बनाना है। इसका काम ये नहीं है कि फॉलो अप किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए, इवेलुएशन की जाए हर कंट्रीज की और उनको प्रॉपरली कहा जाए कि यस यू हैव टू follow the protocols, you have to oblige the rules that we have created in United Nations environmental program. So इसलिए यूनाइटेड नेशंस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है इन इट्स ऑन राइट, लेकिन इसके पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं इस फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल कि जितने भी सेक्रेटेरिएट्स हैं उनको होस्ट करना और कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर उनकी मदद करना। यूनाइटेड नेशंस जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रीज को इस तरीके से भी मदद देती है कि उनकी जो इन्वायरमेंटल साउंड पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। लाइक यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम उनको एक तरीके से आप कह रहे हैं हेल्प कर सकती है कि किस तरीके से उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। दे कैन रिकमेंड बट दे कैन नॉट मेक देम फॉलो कि यस अगर आप लोग आपको ये रिकमेंडेशंस दे रहे हैं तो आप इसे 100% फॉलो करें। दैट्स टू दैट कंट्रीज गवर्नमेंट। और अपार्ट फ्रॉम दिस उनका ये एक और काम है कि किस तरीके से जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो हेल्प करें टू रिस्पॉन्ड और मैनेज कर सकें डिजास्टर्स को। और डिजास्टर किस तरीके से आ सकते हैं बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से जो डिजास्टर आ रहे हैं उनका किस तरीके से प्रोफाउंड इफेक्ट पहुंचेगा अल्टीमेटली टू इन्वायरमेंट इटसेल्फ एज वेल। कि लेट्स सपोज अगर इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट, हमारे पास फ्लड आता है और फ्लड के तहत यूनाइटेड नेशंस ईपी हमारी मदद कर रही है, हमारी मुल्क की गवर्नमेंट मदद कर रही है एंड दे आर गिविंग रिकमेंडेशंस। सो यूएनईपी रिकमेंडेशन इस ज़मरे में भी देगी कि जो फ्लड आया है, जो डिजास्टर आया है वो किस वजह से आया था, उसका जो ओरिजिन था, उसका जो स्टेट ऑफ ओरिजिन था या उसका जो कॉज ऑफ ओरिजिन था वो किस वजह से। it might be through the glaciers of melting, yeah, it might be through the global warming as well। तो यूएनईपी उस तमाम चीज़ों को नोट डाउन करेगी, उस तमाम चीज़ों का रिकमेंडेशंस देगी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ एक और चीज़ की रिकमेंडेशन देगी कि इससे जो नुकसान पहुंच रहा है वो इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन लॉस के अलावा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस के अलावा आपके इन्वायरमेंट को कितना पहुंचेगा, उस चीज से भी लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम रिकमेंडेशंस देगी। और यूनाइटेड नेशंस की ये वाली जो बॉडी होती है इसका जो स्टेटस है वो उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ना होने की वजह से थोड़ा सा लिमिटेड साइज हो जाता है कि इसको स्पेशलाइज्ड बॉडी का दर्जा देने के अलावा वो डेवलपमेंट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी इंटरनेशनली वो कंट्रीब्यूट करती है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा शो करवाती है, इख्तियार शो करवाती है। तो तब इस वजह से यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट कोलैबोरेट करती है डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस की एंटिटीज आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास WMO आ सकते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास UNDP आ सकती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपके साथ यूनिसेफ आ सकती है, यूनेस्को आ सकती है। सो दीज आर डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस एंटिटीज जो कि यूएनईपी के साथ काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन। और अपार्ट फ्रॉम यूएनईपी आपके पास नेशनल गवर्नमेंट्स आ सकती हैं। यूएस की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही होती है यूएनईपी के साथ, यूके की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही होती है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट नेशंस जो यूएनईपी के साथ बहुत ज्यादा काम कर रही होती हैं। और अगर हम लोग मजीद देखें तो डिफरेंट आईजीओस एंड एनजीओस भी यूएनईपी के साथ काम कर रही होती हैं या इन टर्म्स उनकी हेल्प ले रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जो आपके बिजनेस एंड प्राइवेट सेक्टर है दैट आल्सो टेक्स हेल्प फ्रॉम द यूएनईपी
आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है डेट ऑल्सो, और जो आपका मीडिया और सिविल सोसाइटी है उनके पास ये इख्तियार दिया, या उनके पास आपके लिए ये दर्जा होता है कि वो यूएनईपी की ग्रीन इमेज को शो करवाए, और साथ ही साथ यूएनईपी के साथ डिफरेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम्स के अंदर या डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर या प्रोजेक्ट्स के अंदर वो शो केस करवाए यूएनईपी की एफर्ट्स अलॉन्ग विद डेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट जो कि उस प्रोग्राम को लॉन्च करे या उस प्रोग्राम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करवा रही है। और अपार्ट फ्रॉम द मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, ये सारी की सारी जो आपके नेशनल गवर्नमेंट्स है, आपकी आईजीओज है, एनजीओज है, या यूएन की एंटिटीज हैं, बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन तमाम का काम होता है कि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ या पॉलिसी बनी होती है वो एटलीस्ट उसके ऊपर फॉलो करें इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशंस। अगर रिकमेंडेशंस आ रही हैं यूएनईपी की तरफ से तो वो उनको 1 से 2 दफा देखिए, उनके ऊपर थोड़ा सा अपनी नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठे एंड दे कैन मेक देयर ऑन लॉ जस्ट लाइक अ सॉफ्ट लॉ। सो यूनाइटेड नेशंस ईपी और एक और चीज को असेस करती है, एक और चीज के अंदर मदद देती है, वो ये है कि जो आर्म्ड कन्फ्लिक्टेड एरियाज होते हैं उनके अंदर जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उन चीज़ों को भी असेस करती है वो। और साथ ही साथ जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट एरियाज होते हैं वहां पर भी क्लीन अप एंड मिटिगेशन गाइडेंस को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्म्ड कन्फ्लिक्टेड एरियाज की बात करूँ तो राइट नाउ वी हैव इजराइल एंड पैलेस्टाइन, और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं एक और एरिया की बात करूँ आर्म्ड कन्फ्लिक्टेड एरिया की, सो फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी फरवरी 2023 से, सो सॉरी, रशिया यूक्रेन वॉर, Russia-Ukraine war and the Israel-Palestine war is one of the major armed conflicted areas जहाँ पे हमारे पास environmental consequences बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ, जो एमओ यूज हो रहा होता है उसके अंदर लेड की जो कंटेमिनेशन होती है या जो लेड के कंटेंट्स होते हैं दोज आर प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट्स। और जब आप कह रहे हैं जो उस एमओ का शेल होता है वो नीचे जमीन के ऊपर आता है तो इट ऑल्सो टेक्स अप सम ऑफ द लेड कंटेंट, और वो लेड कंटेंट जब सीप डाउन होता है आइदर थ्रू वाटर, रेन वाटर, जब वो सॉइल के अंदर जाता है तो सॉइल के अंदर जाकर वो उसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को भी खराब करता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी खराब करता है, उसकी ऑर्गेनिक मैटर को भी इफेक्ट करता है। इन शॉर्ट सॉइल की जरखेजी को खराब करेगा, और सॉइल की जरखेजी को खराब करने के बाद जब वो नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर के अंदर, सो इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द ग्राउंड वाटर। और जब वी विल बी ड्रिंकिंग दैट ग्राउंड वाटर तो हमारे पास डिफरेंट हैवी मेटल्स की डिजीजेज आएंगी। और पोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड क्लीन अप एरियाज के अंदर वो इस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है हेल्प के, लेट सपोज वो यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेट करेगा कि फर्स्टली वी विल बी क्लीनिंग ऑल दैट एरिया विद लेट सपोज हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरी के बाद वो उस एरिया के अंदर दे विल बी ब्रिंगिंग ग्रासेस ऑफ डिफरेंट रीजन्स या ऑफ स्पेसिफिक होमलैंड की, और तब वो दोबारा से उस चीज को प्रॉपरली बनाना स्टार्ट करेगा जैसे वो पहले का पहले था। सो इट वाज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अब एक सवाल पैदा होता है कि इतना ज्यादा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का रोल है, सो क्या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम फेलियर के तौर पर कंसिडर किया जाता है? इट्स अप टू यू, टेक अ मिनट और टू, एंड अगर आप लोग कमेंट करना चाहो तो प्लीज कमेंट कि अकॉर्डिंग टू यू इफ यू फील लाइक आपके नजदीक अभी आपने आपने ये सब चीजें सुनी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की किस तरीके से यूएनईपी बेनिफिशियरी है फॉर ऑल द रीजन्स या फॉर ऑल द कंट्रीज जहाँ पे यूएनईपी काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू यू what do you think, is the UNEP considered a failure on a global level? Take a minute or two and please, I would love to see your comments in the chat box, or feel free to raise your hand and open your mic to discuss. And 1 minute के बाद we'll be pursuing further. Yes, Miss Samna, you have raised your hand. Assalamu alaikum. Am I Walaikum assalam. audible? Yes, Miss Samna, you are audible.
Good evening to every one of you. I would like to say that the United Nations Environmental Program lacked in the implementation sense. Like it wasn't legally binding, so the countries there were these policies and all that. That how can we uh, reduce these the emissions and all that, but it lacked in the implementation sense, as there it wasn't कोई रिव्यू नहीं उसका हो रहा था, कोई उसको देखा मॉनिटर नहीं किया जा रहा था कि उन पॉलिसीज पे वाकई काम हो रहा है या नहीं हो रहा. सो आई थिंक इट लैक्ड इन दैट सेंस. अदरवाइज अगर हम इसका कंपैरिजन करें यूएनएफसीसी से और कॉफ में देखें तो इसका बहुत एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है और इसको रिव्यू किया जाता है. जैसे एनडीसीज हैं हर कंट्री के जो नेशनली डिटर्मिनेंट, जो उनको असाइन यूनिट्स दिए जाते हैं और उनको कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा जाता है. सो आई थिंक इन माय ओपिनियन इट्स दैट. Thank you, Ms. Amna. So you're saying UNEP is considered a failure. It's a yes. Apart from this, Yes. thank you so much. Apart from this, अगर आपका कोई भी if you would like to contribute, please contribute. It's just कि थोड़ा सा discussion की जाए, cross questioning हो सकती है. It could be anything. Just to make this Yes, course sure. a learning one, and it's for all of you. और apart from this question, I have also a question कि आपको लगता है कि UNEP का ऑफिस पाकिस्तान के अंदर है या नहीं? We have offices of lot of different organizations, but I will not be naming them. I'm specifically sticking to UNEP. Okay, first, can you clear one thing for me? Actually, I have some knowledge about the UNFCCC, but the UN, okay, just you, as you just told that it was founded in 1972. So was the United Nations Environmental, this program, it was renamed as UNFCCC, or this is another separate organization? Ms. Amna, it is a separate entity as compared to the Okay. UNFCCC. Okay, right. But both come Yes. under the United Nations. Yes, Right. they both come under the United Nations, but UNEP is another entity and UNFCCC is also another entity. Yes, but the co-ops are, organized under the UFCC, right? Yes, the COPs are considered as the secretariat of the UNFCCC, where all the plenary sessions and decision-making bodies are going, and they really cross-talk and they really negotiate. Yes, right. Thank you so much, Mr. Abid and Ms. Ansabatul. So you both are saying maybe. मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान के अंदर यूएनईपी का ऑफिस है या नहीं, अकॉर्डिंग टू यू? जस्ट यस और नो. Let's suppose कि हमारे पास यूएनडीपी का पाकिस्तान के अंदर ऑफिस है. We have office of UNESCO, we have office of UNICEF. Do we have an office of UNEP in Pakistan as well? I don't know, but I think there is not. Thank you so much. And yes, there is not the office of UNEP. And if we move to next slide, United Nations Environmental Program is considered a failure for a lot of causes. जिसके अंदर हमारे पास जो मेजॉरिटी के तौर पर आती हैं, तो हमारे पास 5 कॉजेज हैं यूएनईपी के फेलियर की. सो जो नंबर 1 कॉज है दैट इज लिमिटेड फंडिंग. यूएनएफसीसीसी के तहत अगर हम लोग इसको कंपैरिजन में देखें या अगर किसी और यूनाइटेड नेशंस की बॉडी के तौर पर देखें, तो इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम लैक्ड इन टर्म्स ऑफ फंडिंग. उनको जो ग्रांट्स दी जा रही थी या उनकी जो फंडिंग की जा रही थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी एज कम्पेयर टू यूएनडीपी हो गया, आप कहेंगे इन टर्म एज कम्पेयर टू डब्ल्यूएमओ हो गया, एज कम्पेयर टू यूनिसेफ हो गया. बेशक वो काम कर रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डोमेन. एज यूएनईपी का काम डायरेक्ट है, लेकिन उनके दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इनडायरेक्टली in terms of climate change. So limited funding नंबर 1 कॉस्ट थी यूएनईपी के फेलियर की. अगर हम लोग मजीद देखें तो हमारे पास लैक ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म था.
जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि यूएनईपी इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी या एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इस वजह से उनके पास वो इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म नहीं था, और दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फेलियर्स फॉर द यूएनईपी। अगर हम थर्ड की बात करें तो जो उनका फ्रेगमेंटेड मैंडेट, जो उनका मंशूर था, या एक तरीके से जो उनका एजेंडा है, दैट इज आल्सो फ्रेगमेंटेड। इट इज बीइंग चेंज्ड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, उसके अंदर एडिशंस होती हैं, उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो इट इज नॉट द आइडियल या आप कह लें टू द पॉइंट एजेंडा या मैंडेट। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्ड। यूएनईपी की जो मेजोरिटीज आप कह लें एग्रीमेंट्स होते हैं, इन टर्म्स ऑफ उनकी जो रिपोर्ट्स शाये होती हैं, उनके अंदर थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी दिखेगा। उनकी फाइंडिंग्स के अंदर, इन टर्म्स ऑफ उनकी जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, या अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो देयर कुड बी सम केसेस ऑफ करप्शन एज वेल, इन टर्म्स ऑफ कि कुछ जो मनी जाएगी, उनकी जो ग्रांट्स जाएंगी, उनकी जो फंडिंग जाएगी, वो यूएनईपी के ऑफिशियल्स को जाएगी, कुछ जो ग्रांट्स की फंडिंग जाएगी वो पॉलिटिशियंस के पास जाएगी, और एक मिनिमल सी अमाउंट उन पर उस प्रोजेक्ट के अंदर लगेगी। और रिसोर्स कंस्ट्रेंट, UNEP is not being offered a lot of resources as compared to the UNDP, UNFCCC, as compared to UNICEF, UNESCO. So that is also one of the major reasons considered for the failure of UNEP. Right now UNEP is working, लेकिन जो UNEP की पहले स्पीड थी in 1970s, 80s till the ends of 1990s, वो अब नहीं है इस दौर के अंदर। और यस, पाकिस्तान के लिए अगर जो यूएनईपी काम कर रही है तो वो उनका जो ऑफिस है दैट इज इन यूएसए, और पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव है फॉर यूएनईपी, ही इज राइट नाउ स्टेइंग इन यूएसए। सो अब हमारे पास आ जाता है द यूएनएफसीसीसी, या इसको इस तरीके से नाम दें, द बर्थ ऑफ द यूएनएफसीसीसी। यस मिस अंसा, यू हैव अ क्वेश्चन, आपने हैंड रेज किया। Thank yeah, thank you, Daniel. I just want to add something before going to UNFCCC कि हम डिस्कस करें ना कि इन्वायरमेंटल जो हमारे पास सेक्शन है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है. So, in my point of view, I think that now countries are more specific about what their major problem is. Like हम अगर बात करें कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे पास एक अलग सेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे पास कॉप हो रहे हैं. नाउ कंट्रीज आर मोर स्पेसिफिक अबाउट देयर मेजर प्रॉब्लम्स. तो इन्वायरमेंट के अंदर जो सब सेक्शंस हैं, जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, इस सब पे आई थिंक सेक्शंस बन चुके हैं. तो जो मेजर इन्वायरमेंट है उस पे अब इतना फोकस नहीं हो रहा बिकॉज कंट्रीज आर मोर कंसर्न टू सॉल्व देयर मेजर प्रॉब्लम फर्स्ट. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Can I add something as well? Yeah, sure, Amna. Yeah, but I think that being a country like such a country that Pakistan is, that is very vulnerable to climate change, and we have been facing such severe consequences of the climate change in the recent years as well. So this is a very much alarming situation for us as a country, as we are facing these harsh environmental issues at the moment, and they will, and in the near future as well. So I think it is a major concern. दैट्स व्हाट आमना आई वांट टू कन्वे कि अब जो है ना क्लाइमेट चेंज हो गया, स्मॉग हो गए, फ्लड्स हो गए, ये हमारे मेजर प्रॉब्लम्स हो गए हैं. लाइक वी आर नॉट मोर कंसर्न कि हमारी मतलब हम कंसर्न है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे एनिमल्स रेशो के लिए, बट स्टिल वी आर मोर कंसर्न कि हर साल हमने फ्लड्स को फेस करना है एंड हर साल हमने स्मॉग को फेस करना है. सो वी आर मोर कंसर्न अबाउट UNFCCC देन इन्वायरमेंटल सेक्टर, मतलब मेजरली इन्वायरमेंटल सेक्टर. The climate change and smoke, all this comes under the climate change. So yeah, it covers all these. अच्छा, सो थैंक यू सो मच मिस अंसा एंड मिस आमना।
आप लोगों के पॉइंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसको समराइज इस तरीके से करता चलूँ कि यस, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि राइट नाउ जो कंट्रीज का फोकस है दैट इज नॉट ऑन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, या एक तरीके से मैं यूँ कहूँ कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इशूज के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस नहीं है। उनका जो फोकस है दैट इज ऑन रीजनल इन्वायरमेंटल इशूज, या मैं यूँ कहूँ कि रीजनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इसी वजह से आप ये कह लें कि देर आर डिफरेंट रीजनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल दूं, आई रोट माय आर्टिकल बैक देन, मेरे ख्याल से 7 to 8 months हो गए, ऑन आसियान। आसियान इज एन रीजनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस यहाँ के गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि 10 डिफरेंट कंट्रीज को लेकर चल रही है, और उसके अंदर 10 डिफरेंट हेड ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और वो इन्वायरमेंट को फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके रीजन के अंदर इन्वायरमेंटल इशू कौन सा फोकस कर रहा है, कौन सा ज्यादा परवान चढ़ रहा है, और किस तरीके से वो कोलैबोरेशन करके अपने उस रीजनल इन्वायरमेंटल इशू को कम से कम कर सकते हैं। रही बात स्मोक की, क्लाइमेट चेंज की, तो यूनाइटेड नेशंस ने आपके लिए राइट नाउ इन तमाम चीज़ों को 3 डोमेन्स के अंदर टैकल आउट कर लिया था, और उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था इन 3 डिफरेंट डोमेन्स। उन्होंने कहा था जो हमारे पास 3 मेजर डोमेन्स हैं दैट आर बेसिकली डिजर्टिफिकेशन, कि किस तरीके से हमारा लैंड डेजर्ट्स के अंदर तब्दील हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस, हमारी जो हैबिटेट्स यहाँ पे हमारी जो स्पीशीज हैं वो लॉस हो रही हैं, और थर्ड वन इज आपके क्लाइमेट चेंज, जो आपके लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए लड़ रही है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और जिसे हम लोग नाम देते हैं यूएनसीबीडी का। यूएनएफसीसीसी का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और जो सीसीडी है दैट इज जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये तीनों चीजें हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने आपके क्लासिफाई कर ली थी, और इन तीनों चीजों के अंदर आपकी जितनी भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको क्लासिफाई कर लिया था, उनको आइडेंटिफाई किया था, और उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन के बाद दे आर गिविंग रिकमेंडेशंस इन दीज 3 डिफरेंट सेक्रेटेरिएट्स। इस वजह से हमारे पास 3 डिफरेंट कॉप्स होती हैं, कि बजाय हम लोग एक ही कॉप बना लें फॉर ऑल दिस आपके प्रॉब्लम्स। सो इस वजह से आपके कॉप्स को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दी जा रही होती है। और बाकी अगर हम लोग बात करें बाकी 2 कॉप्स की, तो हम लोग उस पर एंड लिख रहे हैं थोड़ा सा, ताकि डिस्कशन बढ़ सके, और अभी हम लोग फोकस करते हैं यूएनएफसीसीसी को। So we named it as the birth of UNFCCC. हम लोगों को पता है कि UNFCCC की जो फुल फॉर्म है दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं तो UNFCCC came into being on 21st of March 1994। 1994 के अंदर UNFCCC की बुनियाद रखी गई थी, और दैट वाज मार्च 21, और इसे राइट नाउ नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप का दर्जा दिया जाता है। नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप का ये मकसद है, ये मतलब है कि आज की तारीख के अंदर 198 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द यूएनएफसीसीसी। उन्होंने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, और जो कंट्रीज आपके यूएनएफसीसीसी का पार्ट है उन कंट्रीज को कहा जाता है पार्टीज टू द कन्वेंशन। और जो हम इन तमाम कंट्रीज के हेड होते हैं उन्हें कहते हैं हेड ऑफ पार्टीज कह लें या हेड ऑफ स्टेट्स कह लें। बेसिकली हेड ऑफ पार्टीज ज्यादा यूएनएफसीसीसी के अंदर उनको मुखातिब किया जाता है, टूवर्ड्स दोज प्रेसिडेंट्स, टूवर्ड्स दोज प्राइम मिनिस्टर्स जो एक कंट्री भेजता है टूवर्ड्स द कॉप्स। और अगर हम इसके अल्टीमेट एम की बात करें तो यूएनएफसीसीसी ने क्लासिफाई कर दिया था कि दे हैव देयर अल्टीमेट एम टू प्रिवेंट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, कि जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, या एक तरीके से जिस तरीके हमारा जो एंथ्रोपोसेनिक एरा है उसको हम कम से कम करें, हमारी एक्टिविटीज को, हमारी जो इंसानी सरगर्मियां हो रही हैं उनको हम लोग थोड़ा सा कम करें, जिस तरीके से जो हमारी स्पीड है उसको हम लोग कम करें, और चीज को हम लोग इंटरफेयर ना होने दें क्लाइमेट सिस्टम के साथ। और क्लाइमेट सिस्टम जो हमारा नेचुरली भी चलता है हम लोग उसको ज्यादा एनहांस ना करें। दैट वाज द अल्टीमेट एम ऑफ यूएनएफसीसीसी। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास आता है कि गोल क्या है यूएनएफसीसीसी का। जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड ऑफ द रोल ऑफ यूएनएफईपी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूएनएफसीसीसी का गोल क्या है। एक सवाल पैदा होना चाहिए कि क्या यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कोई स्पेसिफिक गोल है भी या नहीं है। तो अगर हम लोग इसकी वैसे बात करें तो यूएनएफसीसीसी एक तरीके से उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि वो ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशंस को स्टेबलाइज करे।
कम, अगर ज्यादा ना होने दे तो कम से कम करें, मिनिमाइज करें, स्टेबलाइज करें। और एट द एंड दैट विल बी बेनिफिशियरी कि जो हमारा क्लाइमेट सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा इन्हांस नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्पीड अप नहीं होगा, जो हम लोगों ने रिसर्च की हुई है, हमारी साइंटिफिक रिसर्च की हुई है। और मजीद अगर हम लोग इसको देखिए तो वो ये कहता है कि ये हमें इस चीज को लेके जाएगा कि हमारा जो लेवल है राइट नाउ, जो हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिस्कस किया है, उस लेवल तक हम लोगों को ये स्टेबलाइज एक आराम से एक आपके लिए प्री डिटरमिन टाइम तक लेके जाएगा, एज कम्पेयर टू द टाइम जो कि हम लोग अभी लेके जा रहे हैं, जिस रफ्तार से अभी हम लोग चल रहे हैं। और ये हमारे क्लाइमेट सिस्टम के लिए नहीं ठीक, बल्कि ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी नहीं ठीक, ना ही हमारी सोशल लाइफ के लिए ठीक है। अगर हम लोग इसी स्पीड से हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशंस को इंक्रीज करते जाएंगे, सो दीज विल बी अफेक्टिंग और थ्री सेक्टर्स ऑफ लाइफ, और इकोनॉमिक सेक्टर एज वेल, और सोशल लाइफ एज वेल, एंड अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर। और इसी वजह से UNFCCC को कहा जाता है कि इट इज द पेरेंट ट्रीटी फॉर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, कि जो पेरिस एग्रीमेंट की बुनियाद रखी गई थी वो UNFCCC का ही शाखसाना है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड पेरिस एग्रीमेंट की, तो जो पेरिस एग्रीमेंट का मेजर गोल है दैट इज कि हम लोग, हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है जो इस सेंचुरी के अंदर राइज हो रहा है, उससे प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स लाइक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज ना करें, लाइक टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ 2100 हमारा जो टेम्परेचर है वो तब तक 1.5 डिग्री की सेंटीग्रेड तक ही राइज हो। और UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट के अंदर तीन चीजें दी गई हैं, तीन लेवल्स दी गई। आइडियली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करना चाहिए, या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। राइट नाउ जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, तो अभी हमारा जो टारगेट है दैट इज टू कि हम लोग इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करें। और एक लास्ट जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर लिमिट है दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस तक टिल द वेरी एंड ऑफ 2100। और अगर मैं वैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एनुअली अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस और सेंटीग्रेड, क्योंकि दोनों एक चीज होती है। अकॉर्डिंग टू यू इट कुड बी 2.5, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 1.5। आइडियली तो तमाम कंट्रीज के लिए या तमाम नेशंस के लिए 1.5 ही है, लेकिन कंट्रीज ने भी अपने अपने आप कह लें रिकॉर्ड्स असाइन किए होते हैं, उन्होंने भी अपने 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 लिए एक खास गोल सेट किया होता है कि हम लोगों ने आइडियली या हम लोगों ने एनुअली एक खास लिमिट तक ही अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू यू पाकिस्तान ने कितना रखा होगा? टेक अ मिनट और टू, जस्ट थिंक अबाउट इट। कोई आइडिया है किसी को? बेशक आप यू कैन मेक अ गेस, गलत हुआ सही हुआ कोई बात। I don't know about the exact figure, but I don't think it will be much, as Pakistan is a least like a developing state, so it would be less than the developed countries. So I don't know about the exact figure, because No worries, our Miss Amna. industries are not. Yeah. No worries, please continue. Please continue. Yes, I was saying that our industries are not working on a that big scale. So we are affected more than we are contributing. So I think that Pakistan's annual temperature contribution would be less. If you could tell us the exact figure. So there was an article written in Dawn, और वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था आई गेस बैक इन द मंथ्स ऑफ जुलाई और अगस्त, और वो प्रॉपर्ली रिसर्च आर्टिकल था। और उस आर्टिकल के अंदर बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो एनुअल इंक्रीज है टेम्परेचर का पर ईयर पर एनएम के हिसाब से राइट नाउ दैट इज 2.7 डिग्री सेल्सियस, 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड
टू 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड, कि हमारे पास जो डिफरेंस दिख रहा है पर ईयर, आइदर हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट इज 2.7, या फिर हम लोग लेके चल रहे हैं उसको 3.4। 2.7 से 3.4 के दरमियान में ये टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं पर ईयर, ना कि हम लोग उसको लेके जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, I would. Can you share that article in the group as well? Sure, I'll be trying my best because I have to find it. Yeah. क्योंकि वो जो आर्टिकल था that was in July or August if I remember correctly, और that Okay, no figure worries. is I will really check it breathtaking. on my own as well. Yeah, we should know about it, about our own country. थैंक यू सो मच, और अब लोग मजीद आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सो अब हम लोग बात करते हैं कि यूएनएफसीसीसी किन किन चीज़ों के ऊपर आपके लिए बुनियाद रखती है। यूएनएफसीसीसी की जो बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सो यूएनएफसीसीसी इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 5 बॉडीज, या एक तरीके से यूएनएफसीसीसी के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो 5 चीज़ें। वन इज कॉप, जिसे हम लोग नाम देते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। सेकंड वन इज सेक्रेटेरिएट, जो यूएनएफसीसीसी का सेक्रेटेरिएट होता है। थर्ड वन इज सब्सिडियरी बॉडीज, उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एंड द जीईएफ, और सॉरी, और उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सपर्ट ग्रुप्स। एक्सपर्ट ग्रुप्स आर द, मैं कहता हूँ, लीस्ट टॉक बट स्टिल दे हैव अ मेजर इम्पैक्ट इन द यूएनएफसीसीसी। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब हम लोग बात करते हैं द कॉप्स का। रिसेंटली हमारे पास एक बहुत ही बड़ी कॉप गुजरी है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डोमेन, और उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए थे जो कि वैसे कल का तो इन्वायरमेंट के हक में नहीं थे, लेकिन स्टिल दोज वर सम रिजल्ट्स। तो जो कॉप्स हैं बेसिकली दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यूएनएफसीसीसी के लिए जो पार्टीज जाती हैं या कंटिन्यू करती हैं, उनका काम ये होता है कि वो डिसीजंस को अडॉप्ट करें, अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन को परस्यू रखें, और थ्रू किस तरीके से कि वो रेगुलर मीटिंग्स करें अपनी कॉप्स के अंदर, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। और जो कॉप होती है दैट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन दिस कन्वेंशन, पार्टिकुलरली द यूएनएफसीसीसी। और जो एक कॉप होती है वो एनुअली होती है, साल में एक ही होती है और एक दफ़ा ही होती है। और जो कॉप्स होती हैं टिल नाउ 29 कॉप्स हो चुकी हैं। जो इस साल की कॉप हुई थी डेट हेल्ड इन अज़रबैजान, जो खत्म हुई है टेक्निकली 22 ऑफ नवंबर को हो जाना था, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल प्रोसीडिंग खत्म हुई है डेट वाज सुबह पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे खत्म हुई है ऑन 23 ऑफ नवंबर, और अज़रबैजान के मुताबिक टाइम के मुताबिक 4 बजे ऑफिशियली क्लोज हुई थी यूएनएफसीसीसी की वाली कॉप। देरी किस तरीके से होगी कि जो लास्ट आपका कह लें डिस्क्लोजरी सेशन होते हैं, जिसके अंदर आपको आप जितने भी कंट्रीज होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक टारगेट बनाना होता है, उनको एक गोल सेट करना होता है फॉर द नेक्स्ट कॉप। उसके अंदर दे वर लैगिंग, उनको नहीं समझ आ रहा था कि किस तरीके से दे हैव टू मेक अ गोल। सो थोड़ा सा बहस मुबाहिसा हुआ, तकरार वगैरह हुई, और तब जाकर आप कह लें आपका जो डिस्क्लोजरी सेशन होता है, या एक तरीके से जो आपका फाइनल प्रोसीडिंग सेशन होता है या फाइनल कॉल होती है फॉर द ऑफिशियल डिस्क्लोजर ऑफ कॉप 29 दैट डिलेड। लेकिन यस, कुछ हमारे पास इसकी जो आप कहने, अगर मैं आर्टिकल्स, आई वाज रीडिंग सम आर्टिकल्स फॉर आई गेस वेबिनार, मुझे कॉप के ऊपर देनी थी, तो उसके अंदर आपके पास 5 मेजर चीजें थी कॉप के लिए, कॉप की हिस्ट्री के लिए, और मैं कह सकता हूँ कि कॉप के फ्यूचर के लिए। फॉर कॉप 30 मैं ये कह सकता हूँ, और जो कॉप 29 के अंदर हमारे पास अभी हुआ है, लेट्स डिस्कस बोथ। राइट नाउ इस कॉप के अंदर $300 बिलियन का बजट दिया गया है, या एक तरीके से उन्होंने ये प्लेज किया गया है डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स ने या हेड ऑफ पार्टीज ने कि हम लोग $300 बिलियन लगाएंगे, और ये उन्होंने प्लेज किया है 2035 के ईयर को मद्देनजर रखते हुए। यूएन का जो 2030 एजेंडा है उस चीज को उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा, उन्होंने ये प्लेज किया कि बाय 2035 हम लोग $300 बिलियन देंगे
क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और ये जो हम लोग देंगे ये डिफरेंट कंट्रीज को जा सकते हैं। $300 बिलियन थी ये जो आस्क थी, ये जो आपके लिए डिमांड थी, आपके लिए जो सप्लाई है ये बहुत कम थी। इस वजह से जो आपके लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो एनजीओस थी, जो आईएनजीओस थी, जो आईजीओस थी, उन्होंने आपके लिए स्ट्राइक उठाया। उन्होंने इस चीज को प्रॉपरली आपके लिए रॉन्ग साबित करने के लिए चीज आग लगा दी थी। एंड दे सेड कि क्लाइमेट चेंज लड़ने के लिए प्रॉपरली रिसर्च की गई है, $1.3 ट्रिलियन चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिलियंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिलियंस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियन। दे सेड कि क्लाइमेट चेंज से फुली लड़ने के लिए वी विल बी नीडिंग $1.3 ट्रिलियन। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये $300 बिलियन का बजट भी दे रही हैं, और बजट किस तरीके से दे रही हैं, लेट्स सपोज कि पाकिस्तान को 2035 तक लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज से $30 बिलियन लगेंगे, वो 300 में से $30 बिलियन पाकिस्तान के लिए चले गए। कुछ जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए $272 बिलियन चाहिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। वो $272 बिलियन उनके पास चले गए। बाकी there are a lot of countries, जैसे for example we will be having Maldives, we will be having Bangladesh, we will be having India, Nepal, आपके यूरोपियन डिफरेंट नेशंस होंगी जो कि ग्लोबल साउथ के अंदर आती हैं। आपके पास चाइना भी है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट नेशंस। आप उनको किस तरीके से $300 बिलियन बाकी देंगे? आपके पास तो बचे नहीं। और कुछ ऐसे आपके पास आइलैंड नेशंस आती हैं और उनको पहले एक तरीके से they have been given a status of a separate homeland या separate nation। तो वो भी ये कहती हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 150 if I'm not wrong बिलियन डॉलर चाहिए। सो जो ये मिसमैनेजमेंट है या एक तरीके से जो ये अमाउंट दी जा रही है $300 बिलियन की, दैट इज रियली वेरी वेरी मच लो। इस वजह से आपके यूथ नेट ऑर्गेनाइजेशंस, आईएनजीओस वगैरह ने फाइट बैक किया था टुवर्ड्स द हेड ऑफ पार्टीज कि आप लोग जो फंड दे रही हैं या आपके लोग जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं $300 बिलियन की, ये बहुत ज्यादा कम है। अब बात आती है रिसेंटली वी हैड और यूएस इलेक्शंस जिसके अंदर हमारे पास जो प्रेसिडेंट जीते हैं दैट इज नाउ डोनाल्ड ट्रम्प। वी ऑल नो दैट कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है दैट इज एंटी क्लाइमेट, और उनके नजरिए के मुताबिक क्लाइमेट चेंज इज नॉट हैपनिंग। जो आने वाली कॉप होगी दैट विल बी रियली in terms of in favor of the business and private sectors, or business and private sectors specifically the oil and gas development sector। इस वजह से और इसकी रीजन क्यों है? क्योंकि बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट्स द ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर। ही सपोर्ट्स दोज कंपनीज जो कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रही हैं, पैसा कमा रही हैं। और इसके अंदर जो नंबर 1 एग्जांपल आती है दैट इज एक्सन मोबिल। और जो डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंस आफ्टर द प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रम्प की जीत की वजह से कॉप टाइम के अंदर भी कुछ हमारे पास तासुरात आए थे बिजनेस एंड प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि फंडिंग कम देनी चाहिए। और अब कॉप 30 के अंदर जब आएगी तो वो तासुरात और ज्यादा होंगे। उसके बाद आती है हमारे पास तीसरी चीज, कैंपेनर्स की पॉजिटिव वॉइस। इस कॉप के अंदर चूंकि यूथ लेड वॉइसेस बहुत ज्यादा आप कह लें इवॉल्व हुई थी, उनको ज्यादा से ज्यादा कवरेज दी गई थी, तो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। और ये इस कॉप का वन ऑफ द मेजर पॉजिटिव पॉइंट था। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि कॉप का जो फ्यूचर है दैट इज एट स्टेक। कॉप का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है क्योंकि राइट नाउ जो कॉप्स हो रही थी वो कुछ हमारे पास जो हेड ऑफ पार्टीज हैं या कुछ हमारे पास जो आईजीओज हैं, एनजीओज हैं मेजरली, वो ये कहती थी जो अभी की कॉप्स हो रही हैं ये उन सेक्टर्स में हो रही है, उन कंट्रीज में हो रही है जिनका क्लाइमेट चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है, ना बिल वास्ता ना बिला वास्ता। फॉर एग्जाम्पल जो भी COP 28 हुई थी दैट हैपेंड इन दुबई यूएई, और जो भी कॉप हुई है दैट हैपेंड इन बाकू एंड अज़रबैजान। और ये बहुत ऐसी आप कह लें स्टेट्स हैं जहां पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। इसका क्लाइमेट चेंज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो ये कॉप्स होनी नहीं चाहिए। ये जो कॉप हो रही है दैट इज जस्ट फॉर देयर टूरिज्म सेक्टर, ये उनके पास बिजनेस ज्यादा से ज्यादा है एंड टू सम एन एक्सटेंट ये ठीक भी कह रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आफ्टर COP 30 मैं ये कह सकता हूँ कि
और अभी भी लोग कह रहे हैं कि कॉप का जो फ्यूचर है वो दाव पर लगा हुआ है, लेकिन स्टिल कॉप्स होती रहेंगी। लेट्स हैव अ पॉजिटिव आउटलुक और इसको देखते हैं। जो नंबर 5th पॉइंट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस, और वो ये है कि चाइना राइट नाउ चाइना ने $400 मिलियन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $400 मिलियन की फंडिंग का कहा था कि यस दे विल बी गिविंग द ग्रांट्स ऑफ $400 मिलियन टू डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर एक और चीज कही थी, वो ये कही थी कि यस वी रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स, वी एज the republic, as we as the country of China, we as a nation of China are being on our path towards a developed nation. We consider ourselves as a developing country. China ने ये सब पूरी दुनिया को सुना दिया था कि यस हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग अपने आप को डेवलप्ड नेशन नहीं साबित अभी करते, और इस वजह से इस पॉइंट के बाद एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि यस दे विल नॉट बी स्टॉपिंग, दे विल नॉट बी लोअरिंग देयर एमिशंस लेवल। वो क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को सुना दिया है कि यस हम लोग डेवलपिंग नेशन है, इस वजह से हम लोग तब तक अपनी एमिशंस नहीं कम करेंगे, हम लोग तब तक अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहेंगे जब तक हम लोग डेवलप्ड नेशन नहीं बनेंगे। और उसका खमियाजा ये होगा कि क्लाइमेट चेंज के जो लेवल्स हैं, एमिशन लेवल, वो उतनी ज़्यादा रफ्तार के अंदर इंक्रीज होते चले जाएंगे। अगर मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं तो लेट्स, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ कि एग्रो फॉरेस्ट्री की, एग्रीकल्चर जो इनका सेक्टर है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। दो इट्स नॉट एन इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट यस उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज आल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। मैं वैसे बता दूं तो एमिशंस के लेवल के अंदर 2/3 ऑफ द चाइनाज एमिशंस, सॉरी 2/3 ऑफ द एशियाज एमिशन, एशियन कॉन्टिनेंट के जो आपके एमिशंस है उसके अंदर 2/3 जो है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, वो चाइना से ही आ रही है। और उसके अंदर भी 1/3 जो आपकी एमिशंस है चाइना से, वो उसका एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। और वो किस तरीके से आ रहा है, लेट्स सपोज के उनका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है वो उसको प्रॉपर्ली आप कह लें इग्नाइट करते हैं, और इग्नाइट की वजह से जो एमिशंस होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी रीजनल एमिशंस को, accumulates, और फिर वो प्रॉपर्ली लीड करता है टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग, अल्टीमेटली टू द क्लाइमेट चेंज। इस वजह से दैट इज एन एग्जांपल, लेकिन स्टिल क्लाइमेट चाइना considers itself as a developing nation। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इस साल पाकिस्तान की जो डेलीगेशन गया है, या पाकिस्तान की जो नेशनल गवर्नमेंट गई है, जो नेशनल डेलीगेशन गया है, टोटल दे स्पेंट $250,000 प्रॉपर्ली अपनी गॉफ पे जाने के लिए। और उनका ये कहना था कि थोड़ा सा नुकसान एक तरीके से, थोड़ा सा बुरा इसलिए लगता है कि डेलीगेशन ऑफिस आपका नहीं बनता। पाकिस्तान हैड नॉट एनफ मनी कि वो अपना एक डेलीगेशन ऑफिस बना सके इन दिस ईयर्स क्रॉप ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स। हाउएवर दे स्पेंट $250,000, आई डोंट नो वेयर, बट यस डेलीगेशन ऑफिस का फायदा एक तरीके से ये होता है कि डेलीगेशन ऑफिस के अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ, डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स के साथ नेगोशिएशंस कर सकते हो, उनके साथ उस अपने डेलीगेशन ऑफिस के अंदर अनक्लोज्ड या डिस्क्लोज्ड मुआहदे कर सकते हो, जो कि आपकी कंट्री को पता होगा और उस कंट्री को पता होगा। और कॉप के बाद आप अपने अपने कंट्रीज के अंदर जाके इस चीज का ऐलान कर सकते हो, अपनी नेशनल गवर्नमेंट को बता सकते हो, अपने पब्लिक सिटीजन को बता सकते हो। पाकिस्तान के पास कोई डेलीगेशन ऑफिस नहीं था ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स। इस वजह से हमारे जो आप कह रहे प्रोजेक्ट से विद डिफरेंट नेशंस वो उतने ज्यादा नहीं हो पाए थे, और हम लोग को इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा आगे आने वाले दौर के अंदर। एंड यस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि वी आर बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द कंट्रीज दैट इज इन क्लाइमेट फ्लाइट, कि हम लोग ऐसी कंट्री हैं, या हम लोग ऐसे कंट्रीज के अंदर हम लोगों का नाम है जो कि क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, तो हमारी मदद कीजिए। तो इस वजह से फिर आई डोंट नो स्टिल द लेटेस्ट रिजल्ट्स, थोड़ी सी फंडिंग वगैरह की गई है डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर मैंने थोड़ा सा कोई मजीद अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यस आगे आने वाले दौर के अंदर जो आगे आने वाले सेशंस होंगे, आई विल बी मेकिंग अ स्लाइड और टू जिसके अंदर मैं थोड़ा सा लॉस एंड डैमेज के बारे में आपको बता सकूँ कि किस तरीके से अभी उसकी क्या दो राय है। सो लेकिन जो पांच पॉइंट्स है, यूएस प्रेसिडेंसी, China's quiet ascent towards being called as a developing nation,
आपका जो कैंपेनर्स का पॉजिटिव आउटलुक था, द $300 बिलियन फंड, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग द फ्यूचर ऑफ कॉप्स। ये 5 पॉइंट्स आपके की पॉइंट्स हैं इस साल की COP 29 के। और आगे आने वाली COP के लिए 2 पॉइंट्स हैं, चाइना क्वाइट असेंट और यूएस प्रेसिडेंसी, क्योंकि आगे आने वाली COP के अंदर वी विल बी हैविंग डोनाल्ड ट्रम्प एंड वी विल बी हैविंग द चाइनीज हुकूमत, और वो किस तरीके से कहेंगे कि राइट नाउ either are we still being on the path towards a developed nation, or are we still now a developed nation? अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास सेक्रेटेरिएट का अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और जो कन्वेंशन के गोल्स होते हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट बॉडीज से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और इसके लिए जो आप कह रहे हैं बनाई जाती है, डेट इज बीइंग नेम्ड एज अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। उसको एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट चाहिए होती है जो कि डिफरेंट ड्यूटीज वगैरह सेट करती है UNFCCC के आर्टिकल 8 के मुताबिक। वैसे स्पेसिफिकली अगर मैं वैसे बात करूँ तो, और जो आपका सेक्रेटेरिएट पहले बना था वो बना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन जेनीवा, लेकिन 1996 के बाद से आपका जो सेक्रेटेरिएट था वो प्रॉपर्ली शिफ्ट कर दिया गया था इन बॉन, जर्मनी। और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, शिफ्ट इस वजह से कि शिफ्ट फर्स्ट कॉप या करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बाद की गई थी 1995 के अंदर जो हुआ था। और बॉन जर्मनी के अंदर आपकी बेसिकली UNFCCC ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह होते हैं, जो भी आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपकी, बेसिकली अगर आप लोग अपना यूनाइटेड नेशंस के अंदर करियर परस्यू करना चाहते हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर UN खुद आपको ऑफिशियली स्पॉन्सर करता है। लेट्स सपोज इफ आई नेम्ड देयर इज अ फ्रैंकफर्ट स्कूल इन जर्मनी, जहाँ पर UN स्पेसिफिकली खुद स्पॉन्सर करती है, खुद फुली फंड करती है टुवर्ड्स देयर वर्कर्स कि वो लोग खुद जाएं और उन्हीं के प्रोग्राम के अंदर अपनी डिग्री को परस्यू करें। फॉर एग्जांपल, दे कैन परस्यू देयर डिग्रीज इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। मुझे बाकी डिग्रीज का भी पता नहीं है, लेकिन यस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर यस देयर इज, बिकॉज आई नो अ पर्सन हु इज करेंटली परस्यूइंग हिज मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स बाय स्कॉलरशिप ऑफर्ड थ्रू द यूनाइटेड नेशंस। और बॉन जर्मनी को इस तरीके से इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है कि जो उनकी सब्सिडरी बॉडीज की मीटिंग्स होती हैं वो बेसिकली जर्मनी के अंदर ही होती हैं मेजॉरिटी। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चीज की, अब हमारे पास आ जाती है सब्सिडरी बॉडीज। किसी ने हैंड रेज किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस सो कि कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा, नो वरीज। उसके बाद आता है हमारे पास सब्सिडरी बॉडीज। कॉप को एडवाइस करने के लिए या कॉप की प्रोसीडिंग्स के लिए, कॉप की ऑफिशियल प्लानिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी सब्सिडरी बॉडीज होती है, लेकिन हमारे पास 2 बॉडीज या 2 बॉडीज बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। एक बॉडी है सब्सिडरी बॉडी ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस, जिसे हम लोग नाम देते हैं SPSTA। ये बॉडी लिंक करती है साइंटिफिक, टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट्स को, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल बॉडीज रिगार्डिंग द पॉलिसी ओरिएंटेड नीड्स ऑफ द कॉप। और किस तरीके, एक और हमारे पास जो सेकंड सब्सिडरी बॉडी होती है, डेट इज सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसको इसलिए बनाया गया था कि ये रिकमेंडेशंस जो कॉप के लिए असिस्ट करती हैं उन्हें डेवलप करे। कॉप के लिए किस तरीके से असिस्ट करेगी, इन टर्म्स ऑफ रिव्यूइंग और इम्प्लीमेंटेशन को असेस करने के लिए। ये जो दोनों कॉप्स होती हैं, SBSTA वाली और सब्सिडरी बॉडी वाली, ये जो दोनों सब्सिडरी बॉडीज होती हैं, ये एक साल के अंदर 2 दफा मिलती हैं, एट द सेम टाइम एंड एट द सेम वेन्यू। और इनकी ये जो 2 मीटिंग्स होती हैं पर ईयर, बेसिकली जो एक होती है वो कॉप के पैरेलल चल रही होती है। इस साल भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाली इनकी जो एक कॉप मीटिंग चली थी वो पैरेलल चली है। और जो रिसेंटली अभी गुजरी थी, इफ यू ऑल नो डेट, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो SB60 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट गिव्स अ थम्स अप कि अभी रिसेंटली एक SB60 के नाम से UN की कॉन्फ्रेंस गुजरी थी, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स भी इन्वॉल्व हुए थे।
उसके बाद इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपके पास आता है आपके पास फाइनेंसिंग का, फाइनेंसिंग एंड द GEF, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अपने आर्टिकल 10 के अंडर इजाजत देता है कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है वो सपोर्ट करे डेवलपिंग कंट्रीज को, और उन कंट्रीज को जो इनकी जो इकोनॉमी है वो ट्रांजिशन है, लाइक वो मार्केट इकोनॉमी के मुकाबले में चेंज हो रही होती है, इट शिफ्ट्स, इट इज नॉट बीइंग स्टेबलाइज्ड, वो बैलेंस नहीं हो रही, वो लगातार शिफ्ट हो रही होती है, इट इज इरेशनल। तो इस वजह से जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है उसका काम होता है कि वो फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करे, वो ग्रांट्स प्रोवाइड करे, वो प्रॉपरली कुछ हद तक, बट नॉट इन दैट सेंस ऑफ लोन्स, वो इस चीज को ग्रांट्स और फंडिंग के ही मद में रखे, वो उसको लोन्स के लिए अंदर ना शिफ्ट करे। और जो पार्टीज होती हैं UNFCCC की, वो डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटी है वो एक्ट करे फाइनेंशियल मैकेनिज्म को, और वो अपनी एक्सपर्टीज को इस एरिया के अंदर दें। अच्छा, डू नॉट कंफ्यूज ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी विद द GCF, ग्लोबल क्लाइमेट फंड। GEF is falls under the category of falls under the body of UNFCCC, और जो GCF है that runs entirely separately, और जो GCF है उसको फंड वगैरह जो करते हैं वो हेड ऑफ पार्टीज हैं डिफरेंट स्टेट्स की। और पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जो GCF के प्रोजेक्ट्स हैं डेट आर राइट नाउ 7 प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंडर GCF के, मुझे GF के इतने ज्यादा नहीं पता। और GCF बेसिकली डिफरेंट आप कह लें कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। फंडिंग लेना GCF से आसान है, और GCF वो वाहिद इदारा है जो कि आपको पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंडिंग दे सकता है और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंडिंग दे सकता है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स के बाद में इन द सेंस कि आपकी गवर्नमेंट उनसे प्रपोजल लेके जाती है, उनको प्रपोजल पसंद आते हैं तो वो आपकी गवर्नमेंट को फंड दे देंगे इन टर्म्स ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट। तो प्राइवेट प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ के कोई कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी गवर्नमेंट आपके मुल्क के अंदर बहुत ही जाना माना और वो एक प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो वो GCF उनको वो प्रपोजल पसंद आए तो वो आपके प्राइवेट सेक्टर को, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर को वो फंड दे देगी। सो GCF एंड GEF आर बोथ डिफरेंट टर्म्स। इंडिया के अंदर GCF के राइट नाउ 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लास्ट ईयर देयर वर 5 प्रोजेक्ट्स, लेकिन दो प्रोजेक्ट्स की इनिशियल एडिशन हुई थी। अच्छा, UNFCCC के अंडर हमारे पास GEF के अलावा थोड़े से और आप कह लें फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं जो कि कन्वेंशन को सपोर्ट करते हैं, उनकी कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मदद देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो फंड है, और एक और नाम लेते हैं हम लोग एडेप्टेशन फंड का। जो LDCs हैं डेट आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इसके अंदर बेसिकली अफ्रीकन रीजन या अफ्रीकन स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। और उसके अलावा अगर हम लोग UN की बॉडीज के अंदर नेक्स्ट साइड पे चले, लास्ट स्लाइड ऑफ द UN बॉडी, हमारे पास आते हैं एक्सपर्ट ग्रुप्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज। ये वाला जो कन्वेंशन होता है ये एक लार्ज नंबर के अंदर एक्सपर्ट ग्रुप्स को और अदर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज को सपोर्ट करता है। सपोर्ट किस तरीके से कर सकता है कि इसके अंदर जो हमारे पास ग्रुप्स आते हैं बेसिकली वो इंक्लूड कर सकते हैं कंसल्टेटिव ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट CGE और नेशनल कम्युनिकेशंस, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एक्सपर्ट ग्रुप हो सकता है, आपका एक्सपर्ट ग्रुप हो सकता है ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो सकता है ऑन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन सुपरवाइजरी कमेटी। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप्स होते हैं बेसिकली दे हेल्प UNFCCC to work smoothly in terms of the operations of COPs or either in terms of operations of any other meeting with the head of state। और जो ये वाली कॉप्स होती हैं बेसिकली द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कॉपरेट करती हैं और सपोर्ट करती हैं अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स, जिसके अंदर हमारे पास साइंटिफिक बॉडीज भी आ सकती हैं, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज भी आ सकती हैं और डिफरेंट कन्वेंशंस भी आ सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को भी इंक्लूड करते हैं, IPCC। और IPCC का काम ये है कि वो पब्लिश करे कंप्रीहेंसिव रिव्यूज या रिपोर्ट्स को, और IPCC जो रिपोर्ट्स या रिव्यूज को पब्लिश करती हैं उनके अंदर बेसिकली साइंटिफिक की फाइंडिंग्स होती हैं।
आईपीसीसी का काम यही है कि वो साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करे या साइंटिफिक नॉलेज को आइडेंटिफाई करे जो क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक करती है. So this is the work of IPCC. And if we talk further about the United Nations Framework Convention on Climate Change Negotiation, तो UNFCCC को एग्जिस्ट किए हुए अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 साल हो चुके हैं या 30 साल से ज्यादा होने वाले हैं. 1994 के अंदर बुनियाद रखी गई थी. सो अर्थ नेगोशिएशंस बुलेटिन ENB ने रिपोर्ट किया था कि हर कॉप से और हर सब्सिडरी बॉडी की मीटिंग से, और जो मीटिंग हो रही होती है एक इंटरम मीटिंग होती है प्रायर टू द कॉप. जो भी कॉप हो रही होती है ऑफिशियली उससे पहले 1 से 2 दिन की मीटिंग्स होती हैं. तो ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं इनके अंदर आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नेगोशिएशंस की डेवलपमेंट हो रही होती है और उसकी जो हिस्ट्री हो रही होती है उसे चार्ट डाउन किया जा रहा होता है, उसे नोट डाउन किया जा रहा होता है. और आप UNFCCC के पास जो डाटा अभी मौजूद है डेट इज फ्रॉम द अर्ली 1990s से लेकर टिल द 2007. और ये पुराना फिगर है लेकिन राइट नाउ दे आल्सो इंक्लूड ऑल द डाटा ऑफ 2010s 2020s टिल नाउ. उनके पास डिजिटली वो सारे के सारे डाटा मौजूद है. और अगर हम लोग इस नेगोशिएशन प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू रखें, सो वी हैव के UNFCCC ने sorry, the international political response to climate change, जो UNFCCC का आपका रिस्पॉन्स चला था, उन्होंने इस चीज की अडॉप्टेशन की थी कि 1992 के अंदर जो UNFCCC है that will be obliging and that will be adopting the international political response to climate change. के जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे अपना एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्लाइमेट चेंज के लिए कंक्लूड करवाएंगे, और जहाँ पे कंक्लूड करवाएंगे डेट विल बी इन द UNFCCC. और वो बेसिकली UNFCCC को फॉलो करेंगे एंड दे विल बी फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द UNFCCC. UNFCCC ने ये किया था कि उसने फिर एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसके अंदर उसने ये कहा था कि वी विल बी, हम लोग उस एक्शन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे जो एम करता हो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए. किस चीज की? ग्रीन हाउस गैसेस की, ताकि हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम के साथ वो अवॉइड हो सके और हम लोग हमारे क्लाइमेट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं. अब एक और चीज की बात हुई थी कि जो कंट्रोल्ड गैसेस आई थी UNFCCC के अंडर या ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, वो इंक्लूड करती थी मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, और उन्होंने इन पार्टिकुलर ये कहा था कि वी विल बी कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ आवर फोकस विल बी फोकस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस वजह से UNFCCC फोर्स में आई थी फ्रॉम 21st of March 1994, और राइट नाउ इट हैज मोर देन 192 हेड ऑफ स्टेट्स या हेड पार्टीज इन्वॉल्व्ड. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता था कि किस तरीके से UNFCCC की बुनियाद स्टार्ट हुई थी, UN जनरल असेंबली की भी किस तरीके से बुनियाद स्टार्ट हुई थी, हाउ मच डिड UNGA वर्कड, उसके बाद UNEP ने किस तरीके से अपनी सक्सेस को स्टार्ट किया था, किस तरीके से दे टच द सक्सेस, एंड नाउ किस तरीके से उनका डाउनफॉल आया था. उसके बाद UNFCCC ने किस तरीके से अपनी शुरुआत को स्टार्ट किया था, and now where are they. थोड़ा सा कॉप्स के बारे में बताना चाहता था, and that was all from my side. But yes, I would like to know very much from you regarding कि कितना ज़्यादा आपको आज के सेशन के बारे में समझ आया on a scale of 1 to 10. It is up to you. तो जो भी आप नंबर देना चाहें. और apart from this, are you ready to take the first step towards your journey to the COP30? क्योंकि COP30 के अंदर अभी कहने को तो पूरा 1 साल पड़ा है, लेकिन यस अभी से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी. तो यस जो आपके पास INGOs हैं या NGOs हैं वो अभी से आपको आइडेंटिफाई आउट करना स्टार्ट हो जाती हैं और दे बेसिकली रीच आउट टू यू फॉर द एक्रीडेशन. COP30 के अंदर, सो सॉरी फॉर द नॉइज, COP30 के अंदर बेसिकली जाने के लिए यू नीड एन एक्रीडेशन अलॉन्ग विद द फंडिंग आपके पास आ जाए, लेकिन आपके पास एक्रीडेशन ना हो तो आपके पास बेसिकली नो एंट्री का समझ आता, नो एंट्री का प्रोसेस है.
एक्रीडिटेशन होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ईच एंड एवरी कॉप. UNFCCC, UNCBD, UNCCD बेसिकली एक्रीडिटेशन देती है टूवर्ड्स सम स्पेसिफिक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस कि आप लोग अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं, आप लोग अपने डेलीगेशंस भेज सकते हैं हमारे पास जो कॉप्स हो रही हैं, और वो बेसिकली आपके वॉइसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बेसिकली अपने रीजन्स के वॉइसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू यू. फंडिंग आपके पास हो, एक्रीडिटेशन ना हो तो इट इज रियली रॉन्ग. एक्रीडिटेशन हो और फंडिंग ना हो तो स्टिल आप थोड़ा सा अपना वे निकाल लेते हो. I'm just telling you, just really looking forward to seeing your journey in terms of COP30, and really looking forward to seeing you all for the COP30. Right now, जहाँ तक मैंने लेटेस्ट सुना था वो ये था कि पाकिस्तान का जो पेविलियन था और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है दैट इज रियली वर्किंग किस तरीके से वो अपना नेक्स्ट ईयर का जो डेलीगेशन है उसके अंदर यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करे. बट आई डो नॉट नो कि किस तरीके से वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास आगे अभी फंड्स का इशू हो रहा है, तो आई डो नॉट नो अबाउट द नेक्स्ट ईयर. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहें, उनके साथ भी लिंकेज बनाएं. एंड इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू वुड बी नीडिंग एनी आपके गाइडेंस असिस्टेंस, जस्ट पिन मी डाउन, जस्ट हिट मी अ मैसेज. आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन ऑल कॉन्टेक्ट मी. This was all from my side. And Q19 का obviously के साथ I put it basically Q19 का, क्योंकि I was one of the major members of the Q19 organizing committee, and my role was for the VIP management. Although I couldn't go to Q19 क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा passport का issue था, लेकिन I really learned a lot. It was really a marvelous experience, and really looking forward to the Q20 and COP30. So thank you so much everyone for for your time, and really looking forward to seeing you all in the next session. जो कल का सेशन होगा that will be on the climate dynamics across the world, और उसका जो सेशन होगा उसके अंदर we will be having someone जो कि आपको थोड़ा सा और इसके अंदर मजीद अच्छे वे में बता सके. एंड थोड़ा सा इस तरीके से ये है कि डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व किया है ताकि आपको थोड़े से उनके एक्सपीरियंसेस का पता चले कि किस तरीके से दे एंजॉयड कॉप्स, और इट विल बी अ रियली फनी वे एंड अ मोर आपके लिए प्रोफेशनल वे के थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व करें. सो थैंक यू सो मच. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल tomorrow for the second session, climate dynamics across the world, and really looking forward to seeing you all. Thank you so much, and Khuda Hafiz. You can leave now. Bye bye. Take care. Khuda Hafiz. Shab Khair.